नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सीज फायर के तीसरे दिन भी आज ईरान में जीत का जश्न जारी रहा। वो चाहे तेहरान हो या बाकी शहर, जनता सड़कों पर उत्सव के माहौल में दिखी। और आप कह सकते हैं कि जनता के इस जोश को देखकर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई आज पहली बार सीज फायर के कैमरे पर आए और कैमरे पर आकर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने कहा अपनी जनता से और दुनिया से कि हमने इजराइल की ताकत को पूरी तौर पर खत्म कर दिया। लेकिन अब हम अमेरिका को आगाह कर रहे हैं, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अमेरिका ने अगर फिर से दखल दिया ईरान में, तो फिर जो हमला कतर में हुआ था अमेरिकी बेस पर, उससे कहीं बड़ा हमला अब अमेरिकन बेसिस पर होगा। ये बात खामनेई ने कही, जो सुप्रीम कमांडर भी हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, फौज के। उधर इजराइल से पहली बार जो तबाही के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसे लगता है कि जो राजधानी तेल अवीव है उसमें सैकड़ों इमारतें ढह गई हैं। और पहली बार जो जनता है वो नेतन्याहू सरकार के विरोध में खड़ी हो गई। इस विरोध के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि नेतन्याहू का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, अमेरिका का जो थार्ड सिस्टम था या आयरन डोम था, ये पूरी तरह से नाकाम हुआ। और ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो मनचाही इमारतों पर, जिसमें सैनिक ठिकाने, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, मोसाद का हेडक्वार्टर और इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज और कई बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, पूरी तरह से इजराइल की सैनिक और वित्तीय यानी मिलिट्री और फाइनेंस पावर, उसकी जो बैकबोन है, वो ईरान ने कहीं ना कहीं तोड़ दी है। और इसका मलाल नेतन्याहू और ट्रंप साहब को बरसों बरस रहेगा। और हो सकता है जिस तरह के हालात दिख रहे हैं और बेचैनी दिख रही है इजराइल में, नेतन्याहू सरकार के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं लग रहे। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर आप खामनेई को देखें, उनका हौसला देखें, 86 साल की उम्र में खामनेई जिस तेवर से बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और इस जंग में अभी फाइनल राउंड बाकी, फाइनल हिसाब किताब होना है, ऐसा मुझे लगता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले हफ्ते से ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनकी बातचीत शुरू होने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका की तरफ से भी रखे जाएंगे, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से। ईरान की कुछ डिमांड्स हैं, खामनेई साहब की कुछ डिमांड्स हैं, बड़ी पुरानी डिमांड्स हैं, उसमें से कुछ डिमांड्स बड़ी वाजिब हैं। अगर ये डिमांड्स नहीं मानी अमेरिका ने या इजराइल फिर से कुछ दखल करता है, तो ये फाइनल राउंड फिर शुरू हो सकता है। और इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊँ, ये जो डिमांड्स हैं, खामनेई की जो डिमांड्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है डिमांड्स तो बहुत है, लेकिन जो 3 प्रमुख डिमांड्स हैं उसको आप समझ लीजिए चंद सेकंड में। पहली डिमांड, फर्स्ट डिमांड जो ईरान की है वो ये है कि इजराइल तुरंत गाज़ा से पीछे हटे, वहाँ से अपने सैनिकों को पीछे हटाए गाज़ा से और फ़िलिस्तीनियों को पूरी तरह से वहाँ पर आज़ादी दे। यानी इजराइल को जल्द विड्रॉ करना पड़ेगा गाज़ा से। ये मांग तो बड़ी मुश्किल है, देखना है इस पर क्या इजराइल का रुख रहता है। और पॉइंट नंबर 2, यानी जो दूसरी डिमांड है वो खामनेई की क्या है या ईरान की संसद की क्या है। दूसरी डिमांड ये है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में अपना मिलिट्री हस्तक्षेप कम करे, आर्मी का जो सैनिक दखल है उसको वो कम करे, बेसिस कम करे। ये इस पर कितना सहमत होंगे मिस्टर ट्रंप, ये आप कह नहीं सकते। और तीसरी डिमांड थोड़ी और भी मुश्किल है, और वो डिमांड ये है कि ईरान चाहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चलता रहे। और जाहिर तौर पर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जब परमिशन मिलेगी, परमाणु कार्यक्रम को परमिशन मिलेगी, तो इस परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ ईरान ये भी चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने। मिडिल ईस्ट में बैलेंस करने के लिए, अमेरिका को चेक करने के लिए, इजराइल को चेक करने के लिए न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। और इसको लेकर वहाँ की संसद तैयार है, ईरान की जनता भी डिमांड कर रही। तो ये 3 दोस्तों डिमांड्स हैं। इसको ट्रंप मानते हैं, इसको नेतन्याहू मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या होता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि फाइनल राउंड जिसकी बात मैं कह रहा हूँ जंग का, वो अभी बाकी है।
अब दोस्तों 12 दिन की इस जंग में ईरान ने जहां इजराइल पर पहली बार अंकुश लगाया, उसकी सैन्य ताकत पे अंकुश लगाया, लगाम कसी है, वहीं अमेरिका का जो मध्य एशिया में जो बेस है, हर देश में जो उसके मिलिट्री बेस है, हवाई बेस हैं, उसको भी चैलेंज किया है। और जिस तरह ईरान ने अमेरिका के कतर में जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है उस पर मिसाइल दागे, वहां से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो बादशाहत है अरब मुल्कों में, जहां पर सऊदी अरब है, जहां कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, इवन ओमान है, यहां की बादशाहत घबरा कर खामनेई के सामने झुक गई है। ये एक सही बात है, ये एक सच्चाई है। और इस सच्चाई के चलते ईरान ने पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे अरब मुल्कों में अपनी ताकत को बुलंद कर दिया है और सत्ता के समीकरण बदल दिए आने वाले दौर में। अब दोस्तों इस जंग के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में ईरान अपनी मिलिट्री पावर और मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन दोनों ट्रम्प के इक्कों को और मजबूत करेगा, और इस सिलसिले में उसे रूस की टेक्नोलॉजी मिलेगी, चाइना की टेक्नोलॉजी मिलेगी, रूस और चीन उसकी मदद करेंगे। और इसके बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया में अब डिस्कस हो रहा है कि क्या अली खामनेई जो सर्वोच्च लीडर हैं ईरान के, और आप कह सकते हैं आर्मी के सुप्रीम कमांडर हैं, क्या वो फैसला करते हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ेगा? क्या परमाणु शक्ति बनना चाहता है और इसकी सहमति क्या खामनेई देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आज मैंने फिर से काज़मी साहब को बुलाया। काज़मी साहब को मैंने इसलिए न्योता दिया है क्योंकि 1988-89 से 36-37 साल से वो ईरान को कवर कर रहे हैं। जिस वक्त खामनेई सर्वोच्च नेता बने थे तब से काज़मी साहब ईरान जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट कवर कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ईरान को बहुत भीतर से जानते हैं। इसलिए मैंने आज उनसे पूछा कि क्या खामनेई का अगला टारगेट अब अमेरिका है, अमेरिकी बेसिस हैं, जो अमेरिकी बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, वहाँ से अमेरिका को विड्रॉ करने के लिए प्रेशर डालेंगे। हमास को लेकर उनका क्या रुख है और क्या हमास और इजराइल का जो हल है निकलेगा इस प्रेशर में, इस जंग के प्रेशर में। और तीसरी बड़ी बात जो मैंने उनसे पूछी कि क्या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अब मिस्टर खामनेई सहमत होंगे। सुनिए आप काज़मी साहब को, बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये जो सवाल हैं ये मिडिल ईस्ट के पूरे समीकरण को या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। काज़मी साहब, आप क्योंकि 35-36 साल से ईरान को कवर कर रहे हैं, खामनेई को आप बहुत करीब से जानते हैं। इन 35-36 सालों में आप 30 बार आपने जो है टूर ईरान का किया है। वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप, वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वहाँ की गवर्नमेंट और मिडिल ईस्ट के तमाम जो नेता हैं अलग अलग मुल्कों के, उन सबसे आपकी मुलाकात, परिचय है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज मैं देख रहा था कि जब इन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया खामनेई ने और कहा कि हमने जंग जीती है, हमने अमेरिका को तमाचा लगाया, हमने जो है इजराइल को शिकस्त दी, एक गजब का कॉन्फिडेंस, एक गजब का कॉन्फिडेंस लग रहा था। इस गजब के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? क्या आपको लगता है कि खामनेई के करियर जिसको आप फॉलो कर रहे हो 35-36 साल से, क्या ये पीक पॉइंट है? क्या इस बार वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ गए? यकीनी तौर पर। और ये एवरेस्ट की चढ़ाई कोई ऐसे टेम्परेरी एक दिन में नहीं, बल्कि इस मुल्क ने अपने हर हर जिसे कहते हैं ना, हर सतह पर तरक्की की है। और फौजी तरक्की तो ऐसी की है कि साहब कतई, यानी कोई दुनिया में सोच नहीं सकता कि देखने में नजर आए कोई मैदान रेगिस्तान और उसमें से मिसाइल निकल करके आए, उसमें से रॉकेट निकल के आए, बगैर रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट निकल के आए जमीन में से। तो इस तरह से मुख्तलिफ जितने उन्होंने हथियार बनाए हैं, यानी कोई भी जितने धुरंधर बनते थे ये आयरन डोम और थार्ड और डेविड स्लिंग, ये सारे नाकाम हो गए। तो इतनी बड़ी नाकामी इनको मिली और इस तरह से ये जहां चाहा मारा, जहां चाहा। और उस सब के बावजूद वो एक पेशेंस के साथ भी चले, कोई जल्दबाजी नहीं की। आपने देखा कि कतर पर जो हमला किया
वो ऐसा नहीं किया कि इधर हमला हुआ अगले 5 मिनट में, बाकायदा सबको बता करके, और उसके लिए ट्रंप को थैंक यू बोलना पड़ा। देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि आप मुझे थप्पड़ मारें और मैं आपको थैंक यू बोलूं, उस हालत में ट्रंप को ले आए। इससे ज्यादा और बड़ी कामयाबी क्या होगी? मुझे ऐसा यकीन है कि अब के बाद ये दोनों, जो दोनों अमेरिका को तो वो बड़ा शैतान कहते हैं, इनकलाब के फौरन बाद से, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से जी ही ये बड़ा शैतान और जायनिस्ट एंटिटी जिसे वो कहते हैं, वो दोनों ही इस हालत में गए हैं कि शायद ही पीछे मुड़ करके कभी देख सके। जी। एक और मैं आपको जानना चाहूँ, उन्होंने कहा कि इज़राइल अब इज़राइल जैसा नहीं रहा। ये खामनेई और उनके सपोर्टर्स का मानना है कि हमने उसकी ताकत बहुत कम कर दी है, उसकी मिलिट्री पावर कम कर दी है और हमने उसके आयरन डोम को और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने भेद दिया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप जो खामनेई का होगा वो हमास और इज़राइल के बीच जो ये जंग है उसको रुकवाएँगे और उसके बाद क्या कोई सॉल्यूशन उनके दिमाग में है, कोई टू स्टेट थ्योरी है? अभी फ़िलहाल के तौर पे क्या चाहिए? मैं एक प्रैक्टिकल आइडिया चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए देखिए एक्सट्रीम व्यू नहीं, देखिए प्रैक्टिकल आइडिया क्या हो सकता है? ये आपको जो देखिए, लगता है? गाजा की जंगबंदी के लिए ताजा खबरें तो ये हैं कि कतर ने और अमेरिका ने कहा है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, और हमास की तरफ से भी ऐसे इशारे आए हैं कि बातचीत चल रही है, हालांकि कहीं कुछ शर्तों पर बात अटकी हुई है। आयतुल्लाह खामेनेई का एक कहना हमेशा से है, ये जंगबंदी चाहते हैं, यकीनी तौर पर जंगबंदी चाहते हैं, और जी, फिलिस्तीनी जिस तरह से मारे जा रहे हैं, भूखे प्यासे किस तरह से वो लड़ रहे हैं, उनको जाहिर है वो बचाना चाहते हैं कि जितने लोग शहीद हो गए, चले गए, जी, वो गए, लेकिन जो बाकी हैं वो बाकी बचे। ये उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ जो वो अल्टीमेट सॉल्यूशन की जब बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं उनको माइनस करके तमाम यहूदी, मुसलमान, ईसाई सब एक रेफरेंडम करें और ये तय करें कि हमें किस तरह की हुकूमत चाहिए। वो ये नहीं ये कुछ नहीं है कि हम जाएं और जाकर के हम हुकूमत बदल दें, जैसे रजीम जी, चेंज की कहानी अमेरिका चाहता है। ये उस तरह से रेफरेंडम की बात करते हैं, और ये जी, जानते हैं कि ये जितने फिलिस्तीनी दूसरे मुल्कों में रेफ्यूजी के तौर पर हैं, इन सबको वोटिंग राइट हो, और जो यहाँ के ओरिजिनल ज्यूज भी हैं उनको भी वोटिंग राइट हो, ईसाई हैं उनको भी वोटिंग राइट हो, और तय हो जाए कि ये मुल्क किस तरह से रहेगा। वो इस बात को बार बार ईरान ये कहता रहा है कि ये 1967 वाला जो फॉर्मूला है ना, जो कुछ अरब मुल्क कहते हैं कि सब ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज खाली कर दें, यानी वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि बाकी हिस्सा इजराइल का रहेगा। ईरान जी, ये कहता है कि पूरा इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किए हुए है, इसको वापस जाना है, इसको वापस जाना चाहिए। ये जी, तो उनका चेक। आइडियोलॉजी है, और सॉल्यूशन नहीं, ये है लेकिन कि आपको आपको रेफरेंडम। क्या, हाँ, सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका रातों-रात एकदम कमज़ोर हो गया। ये हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी, मिलिट्री है, आज भी चाहे चाइना हो, रशिया, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाह रहा हूँ कि अब चूँकि खामनेई ने एक दबाव बना दिया, उन्होंने इस जंग का पहले राउंड को जीता है, पहली बार तबाही करी है इज़राइल में। क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फिलहाल क्या हो सकता है काज़मी साहब? मैं प्रैक्टिकल चाह रहा हूँ, मैं थ्योरी मुझे पे नहीं मुझे जाना चाहता। देखिए, प्रैक्टिकल में बुनियादी जो बात अब हो सकती है वो ये कि ट्रंप को और नेतन्याहू को अपना वो सपना छोड़ देना चाहिए कि गाजा से तमाम फिलिस्तीनी या तो मर जाएं या चले जाएं। वो वहां हैं, जी, वो वहां रहेंगे। वेस्ट बैंक में अरब फिलिस्तीनी हैं, वो वहां रहें और पीसफुल तरीके से रहें। बात शुरुआत जी, यहां से हो। गाजा में जो लोग हैं उनको पीसफुल एग्जिस्टेंस की गुंजाइश हो, उनका ताल्लुक दुनिया से, बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ हो, वो जो जी, तमाम घेराबंदी रखी है 17-18 साल से, वो खत्म हो, एक ओके, एयरपोर्ट कम से कम हो कि दुनिया से जुड़ सके। तो इस किस्म जी, की बुनियादी चीजों से बात शुरू हो सकती है। उसके बाद कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो, वो हो। जी, लेकिन वो ये कहते हैं कि फिलिस्तीनियों को ही अपना फैसला करना है, और इन तमाम फिलिस्तीनियों को जो आसपास के मुल्कों में रहते हैं, इन सबको वोटिंग राइट हो, जो भी फैसला लें उस पर आगे बढ़े। जी।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल व्यू ये है कि एक प्रेशर उन्होंने डाल दिया है। वो चाहते हैं कि जो बेसिक बेसिक जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए फ़िलिस्तीनियों को फ़िलहाल, जंग रुके और जो फ़िलिस्तीनी बाहर हैं उनको आने का मौका दें, उनके पास वोटिंग राइट हो और कम से कम एक एयरपोर्ट जो है वो गाज़ा में हो, सो दैट फ़िलिस्तीनियों का जो कॉन्टैक्ट है वो दुनिया से राब्ता-साब्ता उनका बना रहे। ये आप खैर कह रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। एक और बड़ा सवाल है और काज़मी साहब मुझे लगता है वो आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा हिंदुस्तान में, क्योंकि जितना आप ईरान को जानते हैं, खामनेई को जानते हैं, उतना और कोई नहीं जानता। और वो सवाल ये है जो पूरी दुनिया में आज की तारीख में आप कह सकते हैं हेडलाइन पूरी दुनिया में चर्चा हो रही, बल्कि यूँ कहूँ कि जंग की एक बिना एक आधार भी वही था। क्या जिस तरह से ईरान की संसद ने, ईरान की जनता ने एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी जो इच्छा है कि अब न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए ईरान को। संसद ने भी कल हमने देखा नया कानून पास किया और उन्होंने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो निगरानी करती है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, उससे भी वास्ता तोड़ दिया। यूनाइटेड नेशन को ईरान की संसद ने कहा कि ये पॉलिटिक्स राजनीति करती, बदनाम करते हैं ईरान को, इनसे भी हमने नाता तोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि अब एक रास्ता साफ हो गया है न्यूक्लियर बम बनाने का, न्यूक्लियर पावर बनने का और अंतिम फैसला खामनेई को लेना है? क्या खामनेई फैसला लेंगे? क्या खामनेई जनता के मूड को भांपेंगे? क्या खामनेई जो है वो संसद के रिकमेंडेशन को स्वीकार करेंगे या खामनेई एग्री नहीं करेंगे? खामनेई का जो माइंड है आपको क्या लगता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इस जंग में जो तजर्बा हुआ है वो इतने धोखे हुए हैं। ईरान से बातचीत चल रही है, सब 2 दिन बात होनी है, बाद में बात होनी है, और 2 दिन पहले जो है वो इसराइल से हमला करा दिया। और साथ साथ ढीठपना इतना कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि देखिए मैंने 2 महीने का टाइम दिया था, आज 61वां दिन है, देख लिए क्या 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 हो गया, और इससे ज्यादा होगा, ये भी धमकी दी उन्होंने। जी। इसके बाद फिर कहते हैं कि साहब मैं 2 हफ्ते लूंगा फैसला लेने में कि मुझे इस जंग में आना है या नहीं आना है। फिर वो 2 दिन बाद आकर के हमला भी कर दिया, सबसे बड़े बम लेकर के जहाज भेज दिए गए और वहां बमबारी कर जी। दी गई। तो ये मुसलसल धोखे का जो काम है, इससे पहले ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील से एकदम अपने आप को अलग कर लिया, अब वो दोबारा डील करना चाहते हैं। तो उनका ये पता नहीं है कि कब क्या मूव होगा। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है। जिस तरह से किसी मुल्क के अंदर अपोजिशन पार्टी और उसके बीच में कुछ एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी दुश्मनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं। तो बात बात आयतुल्लाह खामेनाई ने ये बात कही है, कई बार कही है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब रूहानी की हुकूमत थी, तब जब न्यूक्लियर डील की बात शुरू हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार ने कहा कि बात करना नहीं चाहते नहीं हैं। काज़मी साहब, मैंने मान लिया कि खामनेई को भरोसा नहीं है, ईरान की कमांडर्स को भरोसा नहीं है, ना इजराइल पर है, ना अमेरिका पे है, ना नाटो पर है, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब पर भी नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या संसद अगर चाह रही है, अगर ईरान की जो सबसे टॉप पॉलिटिकल बॉडी है, रिप्रेजेंट करती है जनता को, वो चाह रही है कि हम न्यूक्लियर पावर बने, तो क्या मिस्टर खामनेई उन्होंने जो फतवा दिया था आज से कुछ साल पहले कि हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, हम ऐसा बम नहीं बनाएंगे जिससे इंसानियत जो है वो तबाह हो, क्या वो फतवा वापस करेंगे और एक नई ताकत बिना न्यूक्लियर पावर के अधूरी है, क्या वो न्यूक्लियर पावर की तरफ जाएंगे? क्या उन्हें मुझे ताकत मुझे का नशा चढ़ा है अब ईरान को? ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा था, जब इतने धोखे हो चुके तो फिर शराफत को जरा पीछे हटाना पड़ेगा और न्यूक्लियर बम का फैसला लेना होगा। ऐसा वहां के लोग भी कह रहे हैं। और जो अभी अभी जो ये जश्न मनाया जा रहा है ना, इसमें वहां की आवाम की तरफ से जो स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जंग बंदी नहीं चाहिए थी, जंग चलती रहनी चाहिए थी, जब तक इजराइल खत्म जी। ना हो जाता तब तक जंग रहनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो न्यूक्लियर बम के हक में फैसला जरूर ले सकते हैं, क्योंकि तजर्बे इतने कड़वे हैं, इतना इन्होंने और हर तरह से धोखा दिया है।
और हमले किए हैं और इतने जी बड़े बड़े लोगों को मार डाला जो इनकी हुकूमत के बहुत ही मजबूत चलिए सिपाही थे, उनको खत्म कर डाला। तो जाहिर है अब मुझे चलिए लगता अब है एक कि एक एक फिर अंतिम सवाल, बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है आपके जवाब के बाद जो मुझे सवाल पूछना चाहिए। अगर वो फतवा वापस लेते हैं खामनेई और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमें ज़रूरत है, ईरान के लिए ज़रूरत है, कौम के लिए ज़रूरत है, मिडिल ईस्ट के लिए ज़रूरत है कि ये बम हम बनाएं, तभी हम इजराइल से लड़ पाएंगे क्योंकि इजराइल न्यूक्लियर पावर। मान लीजिए उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, क्या आज की तारीख में ईरान के पास उस तरह के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर बम बना सकें? क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कम से कम 17, उन सबको जो है हलाक कर दिया, मार दिया उनको सबको। तो क्या अभी भी ईरान के पास कुछ उस तरह का टैलेंट है, या फिर उसको रूस से मदद लेनी पड़ेगी या नॉर्थ कोरिया से या चाइना से? मतलब क्या नहीं, मुझे ईरान में मुझे अभी भी कुछ साइंटिस्ट बचे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बम मुझे बना पूरा सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि साइंटिस्ट भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और मटेरियल भी है। सिर्फ ओके फैसला लेने की बात है। अब से पहले ईरान के साइंसदान इस बात को कह चुके, और ऐसा मुल्क जो अपने आप को हर तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ एक लंबे अरसे से देख रहा है, तो उसने अपने प्रोग्राम डिफरेंट लेयर पर तैयारियां की जी हैं। फौजी तैयारी आपने देखी कि एक ही दिन में नए लोगों को किया और रात में वापस जवाबी हमला हो गया। जी इसी तरह से न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं, उनके इदारे भी हैं, उनके पास एनरिच यूरेनियम भी है और 60 ओके फीसद तक है। उसे कभी भी वो 90% तक ले जा सकते हैं। ऐसे जी दावे वहां के साइंसदान कई बार कर चुके हैं। ठीक है, आप उनसे मिल चुके हैं, आप मिलिट्री कमांडर से मिले हैं, खामनेई से मिल चुके हैं, तो मैं आपकी बात पे भरोसा करता हूँ और मुझे लगता है दोस्त भी करते हैं भाई, काज़मी साहब से और बेहतर आदमी हिंदुस्तान में और किसको हम लाएं अगर हमें ईरान को समझना है, अगर इस जंग को समझना है। लेकिन 2-3 बातें दोस्तों काज़मी साहब ने कही हैं। नंबर 1 इन्होंने ये कहा है कि खामनेई अपना फतवा वापस ले सकते हैं और मुल्क का जो मूड है, जो ईरान का मूड है पब्लिक का, जिस तरह से लगातार जश्न हो रहे हैं और वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहती, नशा भी कहीं न कहीं उसको टेस्ट तो कर ही लिया है, पावर का जो नशा है वो टेस्ट कर लिया ईरान ने, ईरान की हुकूमत ने। इसलिए वो फतवा वापस करके न्यूक्लियर बम बनाने की पर सहमत हो सकते हैं क्योंकि ये रिकमेंडेशंस वहाँ के पार्लियामेंट के हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि कहीं न कहीं भले ही 17 जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, एक-एक करके सबको मोसाद ने, इज़राइल ने खत्म कर दिया, लेकिन आज भी ईरान के पास सेकंड लाइन ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो बम की टेक्नोलॉजी जानते हैं और उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम भी है। 60% यूरेनियम पर आप जो है वो बम नहीं बना सकते, 90% एनरिच्ड रिफाइंड यूरेनियम चाहिए। वो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं कि उनके पास है, बम बनाया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात ये कही कि आज जो कॉन्फिडेंस था, आज जिस तरह का आत्मविश्वास खामनेई में था, तो काज़मी साहब का कहना है कि 36 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। मैं 1988-89 से लगातार मैं ईरान जा रहा हूँ। मैं उनको देख रहा हूँ जब से वो गद्दी पे बैठे हैं। ये जो जंग लड़ी इज़राइल से या अमेरिका से, उसकी तैयारी 30 बरसों से खामनेई कर रहे थे। उन्होंने एक नए सिरे से आर्मी को खड़ा किया, एक नए सिरे से टेक्नोलॉजी को खड़ा किया, एक नए सिरे से न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको पैदा किया वहाँ पर और रूस से मदद लेके उस टेक्नोलॉजी को हासिल किया और खासकर जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई पिछले 15 सालों में, उसका इल्म जो है वो इज़राइल के मोसाद को भी नहीं था, जिसकी वजह से ये जंग जो था कहीं न कहीं इसका बैलेंस बिगाड़ दिया। एयर डोम और एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का इज़राइल में था, उसको तोड़ दिया और वहाँ से उन्होंने ये जंग जीती है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि एक नए कॉन्फिडेंस में हैं मिस्टर खामनेई। और ये भी बात सच है कि अगर पूरे मिडल ईस्ट में आज की तारीख में आप देखें, तो अगर कोई सुप्रीम लीडर अगर वहाँ इमर्ज हो रहा है, सऊदी अरब से भी ऊपर, या फिर अगर अगल-बगल की हम कंट्रीज़ देखें, टर्की है, इजिप्ट है या बाकी देश हैं, अल्जीरिया है, जो मुस्लिम बड़ी कंट्री हैं, उन सब में कहीं न कहीं झंडा गाड़ दिया खामनेई ने। खामनेई का अगला अब स्टेप क्या होता है, इसका हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे। काज़मी साहब, आपने समय दिया और जिस तरह से इस जंग में आप ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार देते रहे, आपका मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं चाहूँगा कि आपका जो मीडिया स्टार वर्ल्ड आपका खुद का चैनल है, उसको भी लोग देखें अगर उनको ईरान की, इज़राइल की
मिडिल ईस्ट की, अरबिक वर्ल्ड की अगर सही खबरें चाहिए तो वो ज़रूर काज़मी साहब से जुड़ें, इनके चैनल को देखें। काज़मी साहब, किन लफ्ज़ों में, अल्फ़ाज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि आप ये 35-36 साल से जो ईरान की जो एक्सपर्टाइज़ है, उसको आप बरकरार रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।